Hello everyone, welcome back to class of physics by Deepak sir. Today we will discuss an electric intensity due to electric dipole at any point. Any point. अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था एंड ऑन पोजीशन और ब्रॉड ऑन साइड पोजीशन. अब जो हम पढ़ रहे हैं वो एंड ऑन और ब्रॉड साइड नहीं है. वो है क्या? वो है एट एनी पॉइंट. और एट एनी पॉइंट को समझने के लिए हमको वापस एंड ऑन और ब्रॉड साइड पर आना पड़ेगा. अगर हमको एंड ऑन और ब्रॉड साइड के वेक्टर फॉर्म आते होंगे तो हम कर लेंगे इसी तरीके से. देखिए क्या होता है. इसीलिए मैंने पहले से ही लिख के रखा था कि आपका टाइम किल ना हो. ध्यान दीजिएगा. एट एंड ऑन और एक्सियल पोजीशन. तो फिगर आपको याद होगा ये था माइनस क्यू, ये प्लस क्यू. ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन थी माइनस क्यू टू प्लस क्यू. और हमारे पास ये आर डिस्टेंस थी जो कि सेंटर से थी. ये सेंटर वाली ये आता है, ये सेंटर से डिस्टेंस थी आर. और इस आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट ओ था जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी. ये तो जब आप इसका डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला आता है ई एक्सएल का K2P/R3. और जब वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी. सो ई एक्सियल पर लगेगा वेक्टर और पी पर लगेगा इस तरीके से वेक्टर. ये लगेगा वेक्टर. तो यहां पर ये जो डाइपोल मोमेंट और एक्सियल दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए दोनों पॉजिटिव है. ओके. ई एक्सियल और पी दोनों की डायरेक्शन सेम है इसलिए साइन भी सेम है, मतलब एक ही डायरेक्शन में. जब ई इक्विटोरियल पढ़ा था तो हमने लिखा था माइनस क्यू प्लस क्यू. ये सेंटर से आर डिस्टेंस पर पॉइंट ओ है जहां फील्ड निकालनी थी. तो आपने डेरिवेशन किया होगा तो याद होगा कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में माइनस क्यू प्लस ये आ गई, मगर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कहां थी? बैक साइड. तो यहां गौर करने की बात यह कि ये राइट तो ये लेफ्ट, दोनों के बीच जो एंगल था 180 डिग्री था. मैंने बताया था आपको वेक्टर फॉर्म इसकी. तो आप एक काम करिएगा, इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला वो ये है ई इक्वेटोरियल K/P/R3. यहां पर जब हम लोग वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या देख रहे हैं? इक्वेटोरियल K माइनस P/R3. माइनस पी क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इधर है और वेक्टर P इधर है. इन दोनों बीच एंगल क्या अपोजिट है? एक बार प्लस एक बार लगेगा माइनस. मतलब E और P में एक पॉजिटिव और नेगेटिव. ये बात समझ में आ गई होगी कि E और P में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा. अगर ये दोनों क्लियर होंगे तो कर पाएंगे. यहाँ पर 2P/R3 होता है, यहाँ पर K/P/R3. अब हम क्या निकाल रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट. अब एनी पॉइंट को समझने के लिए जरा देखते हैं क्या करते हैं लोग. एकदम सिंपल मेथड है. अगर ये दोनों आता है तो आप इमेजिन करें कि आपके पास ये डाइपोल है माइनस क्यू प्लस क्यू. ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू. और इसका ये सेंटर पॉइंट है. सेंटर से अभी आर ना तो एंड ऑन पर है ना ब्रॉड पर है. आर एट एनी पॉइंट है तो मैंने ये मान लिया ये आर. ये डिस्टेंस मान ली मैंने, ये आर है राइट. और ये पॉइंट मान लिया मैंने ओ. यहां फील्ड निकालनी है. तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू टू प्लस क्यू. तो मान लो ये डायरेक्शन किसकी है? डाइपोल मोमेंट की. ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की. तो दैट इज पी, वेक्टर पी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी. अब इस पी के अगर ये एंगल थीटा है तो इस पी के दो कंपोनेंट कर सकते हैं. एक कंपोनेंट क्या होते हैं बता चुका आपको कि पी को या किसी भी वैल्यू को जिसके कंपोनेंट करने हैं उसे साइन और कॉस में ब्रेक करो और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. मतलब मैं फिर बोल रहा हूं कि जिस भी वैल्यू का हमें कंपोनेंट बनाना होता है, क्योंकि वेक्टर के यही बनते हैं, तो जिस वेक्टर क्वांटिटी के में कंपोनेंट बनाने होते हैं वो वैल्यू साइन और कॉस में ब्रेक करी जाती है और वो दोनों वैल्यू एक दूसरे से परपेंडिकुलर होती है. साइन और कॉस दोनों से परपेंडिकुलर होते हैं और उन दोनों के बीच में उसका रिजल्टेंट होता है. मतलब ये हुआ कि वेक्टर पी यहां है तो साइन और कॉस परपेंडिकुलर है. तो एक अगर इधर होगा तो एक इसके परपेंडिकुलर होगा ये राइट. मान लीजिए ये आया तो एक ये आ गया. तो एक हमारे पास P ये है, एक P ये, मगर थीटा के पास कॉस ये हमें पता होना चाहिए. प्रोजेक्टाइल मोशन 11 का पहला चैप्टर से हम सिखाते बच्चों को कि थीटा के पास कॉस, थीटा से दूर साइन. तो ये हो गया P cos थीटा. चलिए वेक्टर हटा देते हैं और ये वाला P sin थीटा. तो अब गौर करना, अब अगर इस लाइन की बात करें तो अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वो यहां निकालना है. तो डाइपोल मोमेंट
और पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जहां फाइंड करनी है वो डायरेक्शन एक है। जैसे अगर एंड ऑन की बात करें तो ये P ये पॉइंट, तो डायरेक्शन सेम थी, तो फॉर्मूला मेरे पास बन क्या है ये। तो ऐसे ही P cos थीटा है, अगर यहाँ पर P है तो ये P आया, अगर यह P cos थीटा होता तो P cos थीटा जाता, जो वैल्यू P के साथ होती वो यहाँ पर आ जाती, क्योंकि अब देख रहे हो ये P की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है, क्योंकि डिस्टेंस हमारे पास ये आ रहा है। तो उसी तरीके से ये P है, P की डायरेक्शन है, P cos थीटा साथ में, और यही R है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। मतलब कहने का ये है कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है वो ये मिलने वाली थी E1 है ये, तो इस E1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, क्योंकि ये एंड ऑन की बात कर रहे हैं। एंड ऑन में क्या फॉर्मूला था, K2P/R3, तो K2P/R3 फॉर्मूला होता है, मगर यहाँ पर P था तो ये P है, मगर यहाँ P cos थीटा है तो ये हो जाएगा K2P cos थीटा। समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां देखो वेक्टर P ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट, उसी तरीके से अगर ये P sin थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट होगी। मतलब ये देखिए, ये अगर P sin थीटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां होनी चाहिए थी ये, तो ये जो डायरेक्शन है और ये वेक्टर के हिसाब से देखें तो सेम एकदम, तो इसलिए इसको हटा के यहां ले आया, यहां पर आ गया E2, राइट। अब ये E2 है और मुझे E2 की वैल्यू पता है कि E2 जो होगा वो यहां लिख देते हैं हम कि E2 इक्वल टू, जाइए यहां पर आइए, KP/R³ होता है, तो वो हो गया KP/R³ फॉर्मूला, लेकिन यहां पर P sin थीटा है तो यहां P sin थीटा लग जाएगा साथ में। तो अब मेरे पास ये E2 है और ये मेरे पास E1 है। मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूं कि -q से +q डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वेक्टर P होती है। इस वेक्टर P को दो पार्ट में डिवाइड किया, P sin और P cos। हम लोग को पता है थीटा के पास cos लिया जाता है, तो ये P cos ले लिया। अब इस लाइन पे देखो तो ये एंड ऑन है, क्योंकि इस पॉइंट में निकलना ना आपको। अगर हम इसको डैश डैश करते हैं तो शायद ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ये आ गया डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हो गई R, मतलब ये जो वैल्यू है ये R है डिस्टेंस। तो अब ये P cos थीटा यहाँ पे निकालना है तो एंड ऑन हो गया, ये इधर है तो इसके अपोजिट क्या हो जाएगा, ब्रॉड साइड हो जाएगा, तो ब्रॉड साइड का केस ये लगा दिया हमने, साइन हो तो साइन, कॉस हो तो कॉस। अब देखा जाए तो E1 और E2 के बीच कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बिल्कुल बीचों बीच ये आ जाएगा E net, दिस इज द E net, राइट। और अगर ये थीटा है तो आपका ये एंगल भी थीटा होगा, ठीक। ये थीटा कैसे होगा आप कर सकते हो आराम से, ये थीटा है, ठीक। तो अगर ये थीटा है तो अगर आप ऐसे लाइनें खींचेंगे तो ये भी थीटा होगा, ये 90 है, 90 में ये थीटा गया तो ये बचा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस थीटा है और ये पूरा 90 है, तो इस 90 से इतना माइनस करो तो थीटा निकल के आ जाएगा। इस बात को आराम से समझ लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा प्लीज। अब फिर सब लोग क्या करते हैं, E1 और E2 निकल गया तो रिजल्टेंट क्या जाएगा मेरे पास, E net, तो E net इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि आपको पता रिजल्टेंट वेक्टर अगर दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से थीटा एंगल पर होते हैं तो फॉर्मूला था R² इक्वल टू A² प्लस B² प्लस 2B cos थीटा। अब थीटा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पर है तो cos 90 कितना होगा 0, तो हम लगाते सीधे सीधे पाइथागोरस वाला, तो इसका स्क्वायर इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, राइट। और E1 E2 वैल्यू पुट करो जरा यहाँ पर, तो K2P cos थीटा अपॉन R³ का होल स्क्वायर प्लस E sin थीटा, E2 sin थीटा, KP sin थीटा अपॉन R³ का होल स्क्वायर। और अगर ये हटा के यहाँ रूट ले ले इस तरीके से तो आराम से सॉल्व कर सकते हो आप, कुछ कॉमन आ गया पर क्या, KP अपॉन R³ बाहर आ गया और बचा cos स्क्वायर थीटा, 2 हो गया 4 cos का थीटा प्लस आ गया ये sin स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। अगर वहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करनी हो तो वैल्यू आएगी 1 माइनस cos का थीटा, रखिए यहाँ पर वैल्यू, तो KP/R³, अब यहाँ पर 4 cos स्क्वायर थीटा और sin की वैल्यू होती 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos का थीटा। 4 cos स्क्वायर थीटा से 1 cos का थीटा चला जाएगा तो कितना बचेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। चलिए तो KP/R³ और ब्रैकेट में क्या बचा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट। अब यहां पर थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री होती तो आप इमेजिन करो cos 0 1,
3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, तो क्या जाता है k 2p बाई आर क्यूब। इसका मतलब है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पर, ये थीटा आपका है, ये थीटा 0 हो जाए, मतलब ऊपर ना उठ के सीधे चला जाए, तो हमारा एंड ऑन हो गया, और एंड में क्या आ जाएगा 2p आ जाएगा यहाँ पर, और थीटा 90 कर दो यहाँ पर, तो cos 90 0, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, जब इतना बचेगा तो मतलब ये आ गया इक्वेटोरियल, यानी इसी फॉर्मूले में थीटा इक्वल टू 0 और 90 रखने पर हमें एंड और ग्रॉस सेक्टर भी पता चल जाता है। अगर हमको न्यूमेरिकल कोई अगर पूछा जाएगा इस तरह से तो शायद आप लोग कर सकते हैं। कैसा लगा आपको बताइएगा, कोई डाउट हो तुरंत हमें पूछिएगा बच्चों। थैंक यू सो मच।